हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। ये जो अध्याय 11 है, ये इकाई 5 का एक भाग है। जो इकाई 5 है वो है ज्यामिति से, और ज्यामिति इकाई में 3 अध्याय हमको मिलेगा। अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 13, जिसमें से आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, एक 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा और 3 नंबर एक एक अंक वाला क्वेश्चन मिलेगा। तो टोटल आपको इस इकाई से 12 नंबर का क्वेश्चन मिलना है। तो इस इकाई में 3 अध्याय भी है। तो इस अध्याय से हम इम्पोर्टेंट प्रमेय और उससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अध्याय 11। इसमें आपको सबसे पहले जो मिलेगा वो है हमारा स्केलिंग। स्केलिंग जो है ये आपको खाली स्थान में या सत्य असत्य में दे सकता है। स्केलिंग क्या होता है इसका आप जान लीजिए। तो किसी भी आकृति में बदलाव करना, बढ़ाना या घटाना, मतलब किसी भी आकृति में बदलाव करना वो कहलाता है स्केलिंग। मतलब किसी आकृति में बदलाव, किसी आकृति में बदलाव, किसी आकृति में बदलाव का अर्थ है स्केलिंग। बदलाव का अर्थ स्केलिंग होता है। मतलब यदि बोल दिया जाए किसी आकृति में बदलाव हो रहा है तो उसी को हम स्केलिंग कहेंगे। स्केलिंग कहलाता है। ये आपको 1 नंबर के लिए दे सकता है। अब आ जाएगा स्केल गुणक। तो दो समरूप आकृतियों में एक विशेष अनुपात होता है। दो समरूप आकृतियों के भुजाओं में कह सकते हैं, दो समरूप आकृतियों के भुजाओं में एक विशेष अनुपात होता है जिसको हम स्केल गुणक कहते हैं। दो समरूप आकृतियों के माप में कह सकते हो, माप में एक विशेष अनुपात होता है। एक विशेष अनुपात होता है, विशेष अनुपात होता है जिसे स्केल गुणक कहते हैं। स्केल गुणक कहते हैं। एक खाली स्थान में भी आ सकते हैं, है ना। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये दोनों जो टॉपिक आपको मैं बोला हूँ सत्य असत्य खाली स्थान के लिए है, ये 1 नंबर का आ सकता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट प्रमेय जो 4 नंबर का आ सकता है, जिसको आप लोग भी जानते हो, वो है हमारा थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय जब प्रमेय आता है तो वो कथन आपको दे दिया जाएगा, प्रमेय का कथन दे दिया जाएगा। और या तो ये थेल्स प्रमेय है, ये नाम से बस दे सकते हैं, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करो करके। तो आपको मैं थेल्स प्रमेय को कैसे सिद्ध करते हैं एकदम डिटेल में भी बताने वाला हूँ, तो अच्छे से समझिएगा। तो शुरू करते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का कथन होता है, सबसे पहले यदि प्रमेय का कथन दिया तो आप कथन को भी लिख लीजिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। तो पहला हमारा प्रमेय जो आया वो है हमारा थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को ही हम कहते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। याद रखिएगा, यदि थेल्स प्रमेय के बजाय आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय आ गया तो एकदम आपको हड़बड़ाने का या घबराने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि थेल्स प्रमेय का ही हम कहते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। थेल्स या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। दोनों में से कोई भी नाम से आ सकता है, तो इसको आपको समझ आना कि थेल्स प्रमेय को ही सिद्ध करना है। तो थेल्स प्रमेय का कथन कहता है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा उन दोनों अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। कथन को एक बार अच्छे से समझिएगा। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो कथन तो आपको खैर दिया रहेगा, लेकिन कथन के आधार पे आपको बनाना है चित्र। तो आइए अब हम बताते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं, कथन के आधार पे हमको बनाना है चित्र। किसी त्रिभुज के, मतलब पहले हमने बना दिया एक त्रिभुज, ये लीजिए मैंने बना दिया एक त्रिभुज, इसका नाम मान लो हमने कर दिया ABC। एक त्रिभुज मैंने बनाया जिसका नाम हमने कर दिया ABC। अब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, मान लो एक भुजा मैंने मान लिया BC को, एक भुजा के समांतर मैंने एक समांतर रेखा खींच दिया जिसका नाम हमने कर दिया DE। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को
भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए, भिन्न भिन्न बिंदु कौन कौन है, डी और ई। तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींचा जो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात मतलब एडी, यहां से आ जाएगा एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी में विभाजित करता है। मतलब इसके समांतर हमने एक रेखा खींचा डीई, ये डीई क्या करेगा, इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी। वही जो मैं कह रहा हूँ एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी, इसको हमको सिद्ध करना है। तो प्रमेय में पहला काम हमारा ये रहेगा कि हमको क्या दिया गया है, क्या दिया गया है पहले वो बताएंगे। कथन तो पहले रहेगा, सबसे पहले हमको लिखना है कथन, उसके बाद कथन के आधार पर बनेगा हमारा चित्र, फिर हम बताएंगे क्या दिया है। तो हमको क्या दिया है, इसमें हमको दिया है एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर हमने क्या खींचा है, डीई। बीसी के समांतर हमको प्राप्त हुआ है क्या, डीई। ये हमको दिया हुआ है। अब हमको क्या सिद्ध करना है, दिया है के बाद सिद्धे। तो सिद्धे में हमको मिल जाएगा एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। ध्यान दीजिए, समान अनुपात में विभाजित करते हैं, अनुपात मतलब बटा, तो एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, एई बटा ईसी। ये हमको करना है सिद्ध। और याद रखिए, प्रमेय में सिद्ध करने के लिए हमको कुछ कुछ चीज़ों का रचना करना पड़ता है, और रचना करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ का ऐसे रचना करें जिसके रचना होने से ये जो हमको सिद्ध करना वो प्राप्त हो जाए। तो इसमें हमको क्या क्या करना पड़ेगा उसको ध्यान से समझ लीजिए। इसमें हमको रचना करना पड़ेगा, यहाँ से डी से मिला देंगे सी को, बी से मिला देंगे ई को, और जो मैं रचना कर रहा हूँ उसको मैं डेट में दर्शा रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि इसके रचना में हुआ है ना। तो एक काम करिए, बी से पहले हमने किसको मिला दिया, ई को, ये देखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, डी से मिला देंगे किसको, सी को, ये देखिए। सम्मुख यहाँ पर बी से ई को मिलाए और सी से डी को मिला दिए। पहला रचना हमने क्या किया, बी व ई तथा सी व डी को मिलाया, तथा सी व डी को मिलाया। ये हमारा पहला रचना हो गया। अब दूसरा रचना हम देखते हैं, यहां से ई से इस भुजा पर लंब डालेंगे, मतलब ई एफ लंब डाल दिए, ई एफ लंब डाल दिए किस पर, ए बी पर। दूसरा रचना हमने क्या किया, ई एफ लंब डाले किस पर, ए बी पर। ये देखिए पहला रचना हो गया, सॉरी दूसरा का पहला हुआ, व डी जी यहां से लंब डाल दीजिए सामने वाले भुजा पर, डी जी लंब डाल दिए ए सी पर, डी जी लंब डाल दिए किस पर, ए सी पर। इतना काम हमारा खत्म हुआ। पहला रचना लिखिए, बी से ई को मिलाया, सी से डी को मिलाया। दूसरा हमने क्या किया, ई एफ लंब डाले ए बी पर और डी जी लंब डाले किस पर, ए सी पर। ये दोनों रचना करने के बाद अब आएगा हमारा उपपत्ति, उत्पत्ति नहीं उपपत्ति। तो ये हो जाएगा हमारे पास उपपत्ति। उपपत्ति में आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्यों बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या चीजें चाहिए तो यहाँ से हमको अब देखना पड़ेगा। पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये लीजिए, मैंने सबसे पहला काम बता दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, त्रिभुजों को लेकर चलेंगे। ध्यान दीजिए, मैं कौन कौन त्रिभुज लेके चल रहा हूँ, ए डी ई। ये समझ गए तो एकदम इजी एक प्रमेय आप बना सकोगे। देखो यहाँ से हमने लिया ए डी ई और वहीं से भी शुरू करेंगे ई डी बी। दो त्रिभुज हमको मिला, ए डी ई ये वाला त्रिभुज और ई डी बी। तो इन दोनों त्रिभुजों को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं जब बाहर निकालूंगा तो मैं उस भुजा को आधार मान के चलूंगा जहां पर ये डला रहेगा लंब। मतलब लंब जो डला रहता है वो सीधा रहता है कि लंब जो रहता है ऐसे तिरछा रहता है, बताइए लंब कैसे रहता है, सीधा रहता है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिस पर लंब डला है उसको आधार मानेंगे। तो देखिए इस त्रिभुज को मैं ऐसे पकड़ा, समझिएगा, और मैंने इसको ऐसे घुमा दिया तो ये त्रिभुज मुझे ऐसे मिलेगा। कैसे मिलेगा, ऐसे। ये देखिए
तो इसको मैंने पकड़ के यहाँ लाया तो ये हो जाएगा ए और ये चला जाएगा डी में, ये आ गया इधर और ये आ गया इधर, ठीक है। और ऊपर में जाएगा कौन, ई, ये आ गया ई। तो यहाँ पर लंब कौन डला है भाई, ई से कौन लंब डला है, एफ पर, है ना। तो ए एफ आ गया, तो मैंने इस त्रिभुज को बाहर निकाल दिया। अब मैं कौन सा त्रिभुज बोला था, ई डी बी, कौन सा त्रिभुज बोला था, ई डी बी। तो इसको मैं जब बाहर निकालूंगा ऐसे, तो ये त्रिभुज ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे बनेगा तिरछा, ये बन गया। ये भुजा को मैंने पकड़ा और ये ऐसे लाया, तो क्या मिला हमको, यहाँ पर मिला डी, इधर मिला मुझे बी और ऊपर में मैंने क्या मिला है ई। इस त्रिभुज को मैंने ऐसे पकड़ के ये ऐसे लाया, यहाँ पकड़ा और ये ऐसे लाया, तो ये आ गया डी, ये आ गया बी और ऊपर में कौन गया ई। और ई पर से ही क्या डला है, लंब ई एफ, ये देखिए ई एफ लंब डल गया। तो इस त्रिभुज को मैंने बाहर निकाला, कौन कौन सा है, एक तो ये निकल गया बाहर और एक दूसरा ये निकल गया। तो चलिए कौन कौन सा त्रिभुज ये इसको बता देते हैं। त्रिभुज ए डी ई, या बाहर निकालने के बाद नामकरण किए हो ई ए डी तो दोनों चलेगा, तो मैं यहीं से नामकरण कर रहा हूँ। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा कौन त्रिभुज ई डी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ई डी बी का क्षेत्रफल, ये दोनों हमने प्राप्त कर लिया। बराबर में फॉर्मूला तो हमको सामने में दिखाई दे ही रहा है, 1/2 आधार। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोला था, आधार इसमें जिस पर लंब डला है, किस पर लंब डला है, ए डी, मतलब ये हो जाएगा आधार, और जो लंब डला है वो कहलाएगा ऊंचाई। जिस पर डला है लंब वो आधार, और जो डला है लंब वो ऊंचाई, मतलब आधार ए डी और ऊंचाई ए एफ। तो चलिए मान रख देते हैं, 1/2 आधार ए बी और ऊंचाई ई एफ, ये देखिए ई एफ हमने रख दिया। और इसके बटा में चलिए अब फिर से आ जाते हैं इस त्रिभुज में, इसमें आधार का काम कौन करेगा, डी बी, आधार का काम कौन करेगा, डी बी, और इसके लिए ऊंचाई का काम कौन करेगा, ई एफ। अब ये यहाँ पर एक गलती मत करना कि ई डी इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई हमेशा एकदम ऊर्ध्वाधर रहता है, ऊंचाई तिरछा नहीं रहता है ना। जैसे मैंने अपने हाथ को इस तरीके से रखा ऐसे, और मैं यदि मैं बोलूँगा कि चलो बताओ इसका छोर कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, इसका छोर की ऊंचाई कहाँ पर है, तो आप बोलोगे क्या यहाँ से यहाँ तक है, आप क्या बोलोगे इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है। मतलब ऊंचाई जब हम लेते हैं वो सीधा लेते हैं, तो ये इसके आधार का तो काम करेगा, लेकिन ऊंचाई का काम कौन करेगा, ई एफ। आधार निकल जाएगा डी बी और ऊंचाई निकल जाएगा ई एफ। चलिए ये हो जाएगा 1/2 आधार निकल गया डी बी और ऊंचाई निकल जाएगा ई एफ। अब हम देखते हैं तो 1/2 ऊपर नीचे से कट गया, ई एफ और ई एफ ये भी ऊपर नीचे से कट गया, क्या बचा, ए बी के बटा में डी बी, ये मिल गया हमारा ए बी बटा डी बी। इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर ए। अब जैसे प्रोसेस मैंने इधर से त्रिभुज निकाला, सेम प्रोसेस इधर से निकाल के करूंगा। अब इधर से मैं क्या निकालूंगा, ए ई डी, कौन सा त्रिभुज निकाल रहा हूं मैं, ए ई डी। चलिए ये हो गया हमारे पास ए ई डी। अब इसको कैसे निकालना है, देखो ये हमने पकड़ा और ऐसे रख दिए, मतलब ये यहाँ से आया और ऐसे, मतलब यहाँ पर कौन आ गया, ए आ गया, और इधर कौन आ गया, ई आ गया, और ऊपर में कौन जाएगा भाई, डी चला गया। ये मैंने पकड़ के ऐसे रखा तो ऊपर में कौन चला गया, डी, और यहाँ पर लंब कौन डला है, डी जी, लंब कौन डला है, डी जी। अब इस त्रिभुज को जैसे मैंने ए ई डी निकाला ना, अब यहीं से हम निकालेंगे डी ई सी। तो इसको जब मैं करूँगा तो ये त्रिभुज इस तरीके से बनेगा, देखिए ऐसे और ऐसे तिरछा बन गया। अब हमको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर प्राप्त हुआ ई, और ये जब ऐसे यहाँ पर आया तो यहाँ पर कौन आ गया है, सी, तो ऊपर में कौन गया है, डी गया है ना, तो ये आ गया ऐसे, और नीचे में कौन आ गया हमारे पास लंब के आधार पे डी जी। ये लीजिए मैंने फिर से यहाँ से भी 2 त्रिभुज निकाल लिया। कौन कौन त्रिभुज निकाले, ए ई डी और डी ई सी, जैसे यहाँ पर किया था वैसे ही। त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल। अब जैसे यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया था 1/2, अब इसके आधार का काम कौन करेगा, ई ए, और ऊंचाई का काम कौन करेगा, डी जी। जिस पर लंब डला है वो आधार, जो लंब डला है वो ऊंचाई, तो आधार हो जाएगा ई ए और ऊंचाई हो जाएगा डी जी, और बटा में 1/2। अब इसके आधार का काम कौन करेगा, सी ई, और ऊंचाई का काम करेगा डी जी। ये आ गया डी जी, फिर डी जी और डी जी 1/2 कट गया, आया क्या हमारे पास, ई ए। अब ध्यान दीजिए ई ए को हम लिख सकते हैं ए ई और सी ई को हम लिख सकते हैं ई सी, मतलब जो हमको सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग से हम नाम बदल रहे हैं, नामकरण मतलब आगे पीछे है उसको जमा रहे हैं। चलिए इसको हमने लिख दिया ए ई और बटा में लिख दिया हम लोगों ने ई सी।
और ये जो मिला इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और 2। अब देखो दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, AD बटा DB और AE बटा EC। जो चाहिए उसको मिल गया, लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर में है क्या? नहीं। यदि हमने उन दोनों को एक दूसरे के बराबर में कर दिया तो हमारा प्रमेय सिद्ध। मतलब यदि मैंने इसको बराबर में किया तो उसके लिए मुझे इसको बराबर में करना पड़ेगा। किसको? लेफ्ट हैंड साइड को। मतलब ए बराबर हुआ तो समझो वो बराबर हो गया। तो हमारा मेन टारगेट कौन है? इन दोनों को बराबर करना। तो अब देखिए क्या क्या बराबर है। ADE, ध्यान दीजिए ADE, और अगला ऊपर क्या है? AED। AED क्या समझ में आया? इस कान को इधर से पकड़ो या है चाहे इधर से पकड़ लो, अलग अलग है क्या? है तो यही ना। तो बात यही है ADE। मान लो मैं इस इधर से कहता हूं तो ADE, लेकिन इधर से कहता हूं तो AED। अलग अलग त्रिभुज है क्या? नहीं। त्रिभुज तो वही है ना, नामकरण करने का तरीका बदला है लेकिन त्रिभुज वही है। मतलब ये वाला और ये वाला दोनों तो बराबर है, नामकरण बस बदला हुआ है, ऊपर का भाग बराबर है। अब बात आएगा किसका? इन दोनों का। किसका किसका? त्रिभुज EDB और त्रिभुज DEC। तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर है। कैसे बराबर है उसको सुनिए। ऊपर बराबर हो गया, नामकरण बस अलग है लेकिन है वही त्रिभुज, इसलिए बराबर है। अब बात आई नीचे की। तो नीचे में कौन कौन आ गया हमारे पास? त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल और ये बराबर है किसका? त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ये दोनों आपस में बराबर है। अब हम ये ध्यान देते हैं कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो रीजन क्या है? तो रीजन हमको बताना पड़ेगा। चूंकि एक ही आधार व एक ही समांतर के मध्य बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है। समांतर के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये प्रमेय जो है ना वो आप कक्षा 9वीं में पढ़े होंगे। किस त्रिभुज के एक ही आधार होगा, एक ही समांतर के मध्य। अब देखिए इन दोनों का आधार मैं बता दूं, ये वाला त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, ये वाला त्रिभुज ये जो दिखाई दे रहा है उसका, और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को जब मैं उल्टा करता हूं तो इन दोनों का आधार इसका और इसका आधार DE है। समझिए इन दोनों का आधार ये है और ये इन दोनों समांतर के मध्य बना है। मतलब इन दोनों का आधार एक ही है और ये दोनों एक ही समांतर के बीच में बना है। मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में हो जाएगा बराबर, क्योंकि ये दोनों रेखाएं भी तो समांतर है ना। शुरुआत में हमने बता दिया था। मतलब इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है और दोनों त्रिभुज का आधार एक ही कौन है? DE है। तो इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में हो गया बराबर। तो EDB के लिए हम रख देंगे DEC। कहाँ पर EDB दिखाई दे रहा है? यहाँ पर। तो इसका मान रखने पर तो हम देखते हैं कहाँ पे मान रखेंगे भाई? यहाँ पे रखेंगे। क्या नाम है इसका? ऊपर का तो जो होते छाप देंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में जहां पर EDB है वहां पर हम रख देंगे DEC, क्योंकि दोनों बराबर हो गया ना। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके बराबर में हमने मान यहाँ पर रखा ना, आप चाहो तो लिख सकते हो का मान कहाँ पे रखने पर? समीकरण नंबर 1 में रखने पर कह सकते हो। तो इसका मान हमने यहाँ रखा तो राइट हैंड साइड में मिला है AD बटा DB, तो बराबर हो जाएगा AD बटा DB और इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 3। अब एक देखिए समीकरण नंबर 2 और 3 का दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है ना। ये वाला और ये वाला ये दोनों आपस में बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में हो जाएगा बराबर। तो समीकरण नंबर 2 व 3 से ना करके हम कर देंगे 3 व 2 से, ताकि हम इसको पहले लिख सके और इसको बाद में लिख सके। तो ये जाएगा समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 2 से। दोनों के राइट हैंड साइड को आपस में बराबर कर देते हैं। किसको किसको बराबर कर देंगे? AD बटा DB बराबर ये आ जाएगा कौन? AE बटा EC। ये हमने कर दिया सिद्ध। इस तरीके से हम थेल्स प्रमेय को बनाएंगे और थेल्स प्रमेय को बनाने का इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इस साल थेल्स प्रमेय का आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ थेल्स प्रमेय से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको मिलेगा प्रश्नावली में। प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 का, प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन नंबर 6, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है।
तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर। और प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है जिसको मैं बता रहा हूँ थेल्स प्रमेय के विलोम से बनेगा। तो आप अपनी पुस्तक से थेल्स प्रमेय के विलोम को बना लीजिएगा। और मैं इस अध्याय का शॉर्ट जो है अपने चैनल में डाल दिया हूँ, उसमें आपको एक एक नंबर के लिए जो भी क्वेश्चन है वो सब बता दिया गया है वहीं पे, तो आप वहां से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। ये है थेल्स प्रमेय के विलोम से, है ना। तो इसमें बोला गया है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ समांतर है क्यू आर। तो जो क्वेश्चन मिला है उसके आधार पर पहले हम बना लेते हैं चित्र। चलिए ये हमने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेंगे, उसमें से मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3, 6 का 3 क्वेश्चन नंबर। तो उसमें से हम पहले क्वेश्चन के आधार पर बना दिए चित्र। ये लीजिए एक त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर, जिसके पी क्यू और पी आर पर दो बिंदुएं हैं क्रमशः ई और एफ। ये लीजिए मैंने बना दिया त्रिभुज, उसके आधार पर दो बिंदुएं प्राप्त कर लिया। अब हमको बताना है कि ए एफ से जो रेखा प्राप्त हुआ वो दोनों आपस में समांतर है कि नहीं, जिसके आधार पर हमको कुछ क्वेश्चन मिला है, उसका मान भी दिया है। क्या क्या मान दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 छठवां का तीसरा में पी क्यू का मान है 1.28। पी क्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान मिला है 1.28। और अगला क्या मिला है हमको, पी आर का मान मिला है 2.56। पी आर मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान 2.56। ये देखिए 2.56। और आगे बढ़ते हैं और मान मिला है पीई का मान मिला है 0.18। पीई मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान मिला है 0.18। और पी एफ का मान हमको मिला है 0.36। यहाँ से यहाँ तक का मान हमको मिला है 0.36। अब हमको बताना है इन मानों के आधार पर कि ए एफ और क्यू आर समांतर है कि नहीं। तो आप क्या करिए, ज़्यादा कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से देखिएगा क्या क्या दिया है, बड़ा से छोटा दिया है, तो इधर से भी आप लेंगे बड़ा से छोटा, मतलब पी क्यू बटा पी ई निकालेंगे तो इधर से हमको निकालना पड़ेगा पी आर बटा पी एफ। लेकिन दोनों को एक दूसरे के बराबर में लेके मत चलिएगा, दोनों को अलग अलग लेके चलिएगा। यदि दोनों बराबर आ गया, जो हम मान निकालने वाले बराबर आया, मतलब रेखाएं हो जाएगा समांतर, और यदि बराबर नहीं आया है तो रेखाएं नहीं होगा समांतर। तो चलिए हम देखते हैं, बड़ा से हम जाएंगे छोटा, मतलब पी क्यू के बटा में लेंगे हम पी ई। चलिए तो मान रखिए पी क्यू मतलब 1.28 और पीई का मान मिला है 0.18। अब चलिए इसको हल करते हैं तो देखते हैं, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो इसको हम करेंगे सीधा 128 बटा में सीधा 118, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव है ना, 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो दोनों से दशमलव से हमने ये समझिए कि दशमलव हमने हटा दिया, क्योंकि दो अंक के बाद समान अंक के बाद दशमलव, इसलिए अब इसको हम घटाते हैं। पहले हम घटाते हैं 2 से, 2 छक्के 12 और 2 चौक 8। नीचे को घटाते हैं 2 9 18। अब ये नहीं कटेगा ना, तो इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। अब चलिए आगे जाते हैं। जैसे इधर बड़े से छोटा आए थे ना, वैसे ही इधर बड़े से छोटा आ जाते हैं। तो बड़े से छोटा तो उधर क्या हो जाएगा भाई, पी आर बटा में पी एफ। चलिए मान रखिए पी आर का मान देखते हैं 2.56 बटा में पी एफ का मान मिला है 0.36। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर से 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 256 और बटा में 0 और ये हो जाएगा 36। तो 0 का तो वैल्यू नहीं है। अब इसको आप क्या करेंगे, 2 से कटा सकते हैं, फिर अगली बार 2 से कटाएंगे। इससे अच्छा आप 4 से कटाइए, तो 4 छक्के 24 बचा, इसमें का 1 बन गया 16, 4 चौक 16 बटा में ये किसे कटे 4 से, तो 4 9 36, समीकरण नंबर 2। अब हम ये देखते हैं कि समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों बराबर है कि नहीं है। देखते हैं तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर चूंकि समीकरण नंबर 1 बराबर समीकरण नंबर 1 बराबर है समीकरण नंबर 2 का, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हुआ, अतः समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों बराबर हुआ ना, अतः ई एफ समांतर है क्यू आर का। अतः ई एफ समांतर है किसका, क्यू आर का। यदि दोनों बराबर नहीं है तो आप यहाँ पर लिखिए समांतर नहीं है, दोनों बराबर है तो समांतर है, सिंपल सी बात।
तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। आप उसमें का क्वेश्चन नंबर 6 का पहला और दूसरा को पढ़ने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आसानी से उसको आप बना सकते हो इसी आधार पे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको प्रश्नावली 1 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको मैं बता दिया। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2 की ओर और आगे की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 2 में जाने से पहले आप वहाँ पे जो प्रमेय है उसको पढ़ लीजिएगा। प्रमेय नंबर 4, दो समांतर चतुर्भुज है, उसके संगत भुजाएं होता है समानुपातिक और उसके संगत कोण होता है बराबर, जिसको मैं शॉर्ट्स में भी डाल दिया हूँ, लेकिन वो खाली स्थान में आ सकता है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सीधा मैं आपको ले चलता हूँ इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर में जाने से पहले आपको बताता हूँ उदाहरण नंबर 8। तो चलिए उदाहरण नंबर 8 में बोला है एक लड़की जिसकी ऊंचाई, इस साल इस क्वेश्चन का आने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो अच्छे से पढ़ते हैं इसको हम। एक लड़की की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है। एक लैंप पोस्ट जिस पर 3.6 मीटर की ऊंचाई पर बल्ब लगा है से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रही है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान समझिएगा, उदाहरण नंबर ये हमको मिला है उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 है, सॉरी देखिएगा उदाहरण नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के आधार पे पहले बनाना है चित्र। मैं आपको बोला हूं यदि चित्र अच्छे से बन गया तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो एक लैंप पोस्ट है, चित्र पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मेरा चित्र बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे बच्चे लोग भी बोलते हैं कि यदि मैं टीचर नहीं रहता तो पेंटर रहता। तो देखिए चित्र कितना अच्छे से बनने वाला है मेरा। तो ये हम चलते हैं, एक मैंने बना दी लैंप पोस्ट। देखिए ये बना मेरा लैंप पोस्ट, ठीक है। अब ध्यान मत दीजिएगा चित्र पर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ये हो गया हमारा लैंप पोस्ट, ठीक। एक लड़की है जो इस लैंप पोस्ट के पास खड़ी हुई है और लैंप पोस्ट से आगे, अच्छा लैंप पोस्ट की ऊंचाई कितना दिया है 3.6 मीटर, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 3.6 मीटर लैंप पोस्ट। यहाँ पर से लड़की खड़ी थी, वो आगे की ओर चली, कहाँ तक चली है उसको तो नहीं बताया गया है, ये समझो यहाँ तक चली है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक लड़की, ये बना दिया मैंने एक लड़की। ये लो कितना अच्छा चित्र बन रहा है, सबको दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने बना दिया लड़की, ठीक। लड़की यहाँ पर खड़ी है, ये देखिए, ठीक। और इस लड़की की ऊंचाई है 90 सेंटीमीटर। लैंप पोस्ट की ऊंचाई है 3.6 मीटर और लड़की की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर। लैंप पोस्ट से एक प्रकाश आ रहा है, समझिए, ये देखिए लैंप पोस्ट से प्रकाश आया, लड़की पर से होते हुए यहाँ इस बिंदु पर पड़ रहा है। अब सबका नामकरण कर देते हैं। ए हमने लैंप पोस्ट का नाम कर दिया ए बी, लड़की का नामकरण कर दिया सी डी, और बिंदु जो मिला यहाँ पर, अब सिंपल सी बात है, इधर से प्रकाश आ रहा है तो लड़की पर पड़ेगा तो परछाई यहाँ पर बनेगा ना। डी से कहाँ तक जाएगा, इस बिंदु तक, मतलब इस बिंदु को मैंने नामकरण कर दिया ए। तो जो मुझे परछाई मिला लड़की का, मतलब डी ई का मान मेरा टारगेट रहेगा, मतलब डी ई का मान निकालना है। तो चलिए मैंने प्रश्न के आधार पर बना दिया चित्र, जो कि दिख रहा है बहुत ही अच्छा। तारीफ करिएगा जैसे भी बने, ठीक है। तो चलिए क्या दिया है इसको बता देते हैं हम। दिया है, क्या दिया है, लैंप पोस्ट की ऊंचाई ए बी बराबर, लैंप पोस्ट की ऊंचाई, लैंप पोस्ट की ऊंचाई, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, लैंप पोस्ट की ऊंचाई ए बी बराबर 3.6 मीटर, ये लीजिए 3.6 मीटर। लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई सी डी बराबर 90 सेंटीमीटर। अब एक बात ध्यान दीजिए, इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया है और बाकी सब ये जो दूरी है वो भी मीटर में दिया है, ये ऊंचाई भी मीटर में दिया है और ये सेंटीमीटर में दिया है। तो यदि इकाई अलग अलग रहे तो पहला काम आपका ये रहेगा कि आप इकाई को बराबर कर लेंगे, मतलब सेंटीमीटर को पहले किसमें बदलेंगे हम, मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे। तो चलिए, तो 90 को हम भाग कर देंगे किससे, 100 से। तो जैसे ही हमने 100 से भाग किया, सेंटीमीटर किसमें बदल गया, मीटर में। अब नीचे में 2 जीरो है ना, तो 2 अंक के बाद लगा देंगे हम दशमलव। तो चलिए 2 अंक के बाद जब दशमलव लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 0.90, और ये क्या है हमारा मीटर, और दशमलव के बाद 9 शून्य है, अंतिम में यदि जीरो है तो उसका वैल्यू नहीं रहता, मतलब ये मिला हमको 0.9 मीटर। ये कौन है, लड़की की ऊंचाई। अब लड़की की चाल, लड़की की चाल, ये हमको मिला है 1.2 मीटर प्रति सेकेंड।
लड़के की चाल मिला है 1.2 मीटर प्रति सेकेंड, जिसके लिए समय ले रहे हैं, समय क्या ले रहे हैं, 4 सेकेंड का समय ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक लड़की चली है, तो यहाँ से यहाँ तक जो चाल है वो है 1.2 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो उसने समय लिया वो क्या है, 4 सेकेंड। तो हमको टोटल मिल गया ये चाल और ये समय। तो अब हम प्राप्त कर लेंगे क्या, दूरी। अब दूरी प्राप्त करेंगे, मतलब दूरी कौन है, डी, मतलब सॉरी बी से कहाँ गई है वो, डी में, तो दूरी मतलब बी डी का मान, अब ध्यान दीजिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो ये हो जाएगा चाल और गुणा में क्या आ गया हमारे पास, समय। तो चलिए चाल का मान हमने लिखा 1.2 और समय हमको मिला है 4, तो टोटल हमको क्या मिल गया, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, मतलब यहाँ पर लग गया दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव है ना, और ये किसमें मिलेगा हमको, मीटर में। तो बी डी का मान मिल गया 4.8 मीटर। अब बचा क्या हमारे पास, डी, तो डी तो मिला नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको हम मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं, माना लड़की की परछाई, डी तो है लड़की की परछाई, माना लड़की की परछाई डी बराबर एक्स मान लिए। लड़की की परछाई जो डी मिला है उसको हमने मान लिया एक्स। अब देखिए आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, एक ए बी ई और एक त्रिभुज है सी डी ई, एक बड़ा वाला त्रिभुज और एक छोटा वाला त्रिभुज। आपको इन दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप, और समरूप सिद्ध करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो कोणों को बराबर करना है। तो आप क्या करिएगा, दो कोणों को बराबर अब देख लीजिएगा। अब देखिए ये लैंप पोस्ट है, तो यहाँ पर कितना बनाएगा, 90 अंश। अब बोलोगे सर वहाँ पर तो दिया ही नहीं 90 अंश, आपने कैसे 90 अंश ले लिया। तो बताइए किसी के यहाँ लैंप पोस्ट लगा रहता है वो ऐसे तिरछा लगा रहता है क्या, ऐसे सीधा लगा रहता है ना, तो लैंप पोस्ट क्या होगा, अब लड़की भी खड़ी है तो वो भी ऐसे नहीं खड़ी रहेगी, वो भी सीधा ही खड़ी होगी, मतलब सिंपल सी बात है। नहीं बोला गया तब भी आपस में जाना, यहाँ पर कितना अंश 90 अंश, यहाँ पर भी कितना 90 अंश, मतलब दोनों समकोण त्रिभुज है। तो हम कौन सा त्रिभुज लेके चल रहे हैं, ए बी ई और सी डी ई, दोनों त्रिभुजों को लेके जाते हैं। त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी डी ई में दोनों को हमको समरूप सिद्ध करना है। तो सिंपल सी बात है, इसमें का कोण बी और इसमें का कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी, प्रत्येक कितना अंश है 90 अंश। एक कोण हमने सिद्ध कर दिया। दूसरा, बड़े त्रिभुज में देखते हैं तो भी कोण ई आया है, छोटे त्रिभुज में देखते हैं तो भी कोण ई आया है, मतलब कोण ई बराबर कोण ई। इसको हम कहते हैं जो दोनों में रहता है उसको उभयनिष्ठ। दो कोण बराबर हुआ मतलब दोनों त्रिभुज हो गया समरूप, तो इसको हम कहेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी डी ई का। तो यहाँ पर बता देना है कि किससे समरूप है, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। अब दोनों त्रिभुज समरूप हुआ मतलब भुजाएं कैसे होगा, अनुपातिक हो जाएगा। तो इनका भुजा ए बी यहाँ से लेंगे तो इसकी भुजा लेंगे सी डी, मतलब ए बी बटा में सी डी, ए बी के बटा में सी डी हो गया, वैसे ही बी ई के बटा में ले लेंगे डी ई, तो ये हो जाएगा बी ई बटा में डी ई, बी ई के बटा में डी। संगत भुजा को ही लेना, पता चल आप इसको ले रहे हो और अगले त्रिभुज इसको ले रहे हो, तो इसमें का लंब ले रहे हैं तो अगला का भी लंब। संगत भुजाएं अनुपातिक होता है, कोई भी भुजा से हम किसी को भी तुलना नहीं करेंगे। तो चलिए अब मान रखते हैं, ए बी का मान देखिए तो कितना दिया है, कुछ दिया है क्या, ए बी का मान 3.6, तो ये हमने रख दिया 3.6, और सी डी का मान हमने कितना प्राप्त किया 0.9, तो ये हो गया 0.9 बराबर बी ई। अब ध्यान दीजिए बी ई एक्चुअली में बी से ई तक की दूरी बी डी और डी ई से मिलकर बना है, मतलब हम इसको लिखेंगे बी डी प्लस डी ई। तो बी डी का मान कुछ मिला क्या 4.8 और डी ई का मान हमने माना है x, मतलब टोटल हमको क्या मिला 4.8 धन x बटा में डी डी, मतलब सिर्फ x। अब चलिए इसको हम देखते हैं 3.6, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, तो इसको हम सीधा लिख दिए 36/9 बराबर में 4.8 धन x बराबर में बटा में x। अब इसको देखिए कटा सकते हैं क्या, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, कट गया ना, और x गुना 4 करिए, अब 3 गुना कर दीजिए x गुना 4, तो ये मिल गया हमको 4x बराबर में 4.8 धन x। अब देखिए x को पक्षांतरण करूंगा तो ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x ऋण x बराबर में 4.8। अब x 4x में x घटेगा तो ये हो जाएगा 3x और बराबर में हो जाएगा 4.8। तो चलिए यहाँ से हमको मान निकालना है x का, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर
3 गुणा कर रहा है ना, तो उधर जाके क्या करेगा, भाग। तो 4.8/3। चलिए आप घटाइए तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पर दशमलव, तो यहाँ पर भी हमने लगा दिया दशमलव। इसमें क्या बचा है 1, तो बन गया 18, 3 छक्के 18। तो x मान क्या निकल गया 1.6 मीटर। और x कौन है, लड़की की परछाई। और अंत में आप लिख दीजिएगा अतः लड़की की परछाई 1.6 मीटर होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब हम चलते हैं प्रमेय नंबर 7, जो कि इस साल एग्जाम के लिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर प्रमेय नंबर 7, जिसमें हमको बोला है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। प्रमेय नंबर 7 में क्या बोला गया है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। खैर कथन तो दिया रहेगा, लेकिन फिर भी हमको याद होना चाहिए, क्योंकि कथन से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमको दे सकता है ना। तो अच्छे से समझिए, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए चलते हैं प्रमेय नंबर 7 की ओर। प्रमेय नंबर 7, अब देखते हैं इसका कथन क्या कह रहा है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के, उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। उनके संगत भुजा के वर्गों के योग के, अच्छा, संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। योग के नहीं, सॉरी, के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है। एक इस तरीके से हमको मिल गया प्रमेय। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब इसमें जब क्वेश्चन में बोला गया है 2 समरूप त्रिभुज, तो पहले हम प्राप्त करते हैं 2 समरूप त्रिभुज। तो 2 समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, मान लो हमने प्राप्त कर लिया एक त्रिभुज ABC। याद रखिए इसको समरूप त्रिभुज है बोल दिया गया है ना। तो ये त्रिभुज मिला हमको ABC, और अगला त्रिभुज हमको मिल गया मान लो PQR। ये लीजिए मैंने 2 त्रिभुज बना लिया ABC और PQR। तो पहले जो प्रमेय दिया है उसके आधार पर हमने बना दिया चित्र। दोनों त्रिभुज कैसे है, समरूप। समरूप है बोल जाए मतलब इसकी संगत भुजा है अनुपातिक और संगत कोण आपस में बराबर। तो देखते हैं दिया है हमें क्या क्या मिलेगा। दिया है हमें मिल गया हमको त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का। तो जैसे ही समरूप मिला मैं क्या बोला, संगत भुजा अनुपातिक, मतलब AB के बटा में PQ और बराबर हो जाएगा BC के बटा में QR, BC के बटा में QR और बराबर हो जाएगा AC के बटा में PR। ये तो भुजा है अनुपातिक हो गया, लेकिन कोण बराबर होता है तो A के बराबर में P और B के बराबर में Q और C के बराबर में कोण C के बराबर में कोण R। A के बराबर में P, B के बराबर में Q, C के बराबर में R। ये हमने प्राप्त कर लिया। क्या सिद्ध करना है, सिद्धे में हमको मिला है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अनुपात मतलब होता है बटा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, ये जो अनुपात दिया ना इसका बस कर देना है वर्ग। तो AB बटा PQ का वर्ग बराबर BC बटा QR, इसका भी वर्ग बराबर AC बटा PR, इसका भी वर्ग। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हमको सिद्धे मिल गया, और सिद्ध करने के लिए हमको कुछ कुछ रचना करना पड़ता है बोला था। तो रचना में हम क्या क्या करेंगे, AD लंब डाल देंगे किस पर, BC पर। AD लंब डाले BC व यहाँ PS लंब डाल देंगे किस पर, QR पर। PS
लंब डाले किस पर, क्यू आर पर। इस तरीके से हमने रचना भी कर दिया। अब आ जाते हैं उत्पत्ति में। तो चलिए अब आते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति में हम इन्हीं त्रिभुजों के क्षेत्रफल से सीधे सीधे शुरुआत करेंगे। क्या क्या, एबीसी का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, यही से शुरुआत करेंगे। तो आपको पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल पहला वाला प्रमेय बताया ना थेल्स प्रमेय में। उत्पत्ति में आ जाएगा, सबसे पहला स्टेप आपको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जिन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है उसी लेके चलते हैं। एबीसी का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो 1/2 देखिए तो इसका आधार कौन है, बीसी, और ऊंचाई कौन है, एडी। 1/2 आधार हो जाएगा कौन, बीसी, जिस पर लंब डला है वो आधार, तो बीसी गुना ऊंचाई कौन हो जाएगा, एडी, ले लीजिए। और इसके बटा में कौन आ जाएगा, देखिए इसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार क्यू आर और ऊंचाई पी एस, ये हो जाएगा 1/2 आधार का काम क्यू आर कर रहा है और ऊंचाई का काम कौन कर रहा है, पी एस कर रहा है, ये हो गया पी एस। तो इस तरीके से हम देखते हैं, ये दोनों 1/2 कट गया। और आगे बढ़ते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा BC बटा क्यू आर बराबर नहीं गुना AB बटा PS, और इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। मैंने क्या किया, सिर्फ इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दिया। अब हमें देखते हैं कि BC बटा क्यू आर गुणा में AD बटा PS मिला है। मतलब यदि मैंने AD बटा PS के जगह BC बटा क्यू आर ले आया, देखिए AD बटा PS के जगह क्या लिया है, BC बटा क्यू आर। तो मुझे जो चाहिए, देखिए BC बटा क्यू आर पूरे का वर्ग मिल जाएगा। मतलब मेरा मेन टारगेट रहेगा AD बटा PS के जगह BC बटा क्यू आर लाना। तो उसको लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में इंटर करूंगा। ध्यान दीजिए, AD बटा PS को BC बटा क्यू आर में बनाने के लिए मैं क्या क्या पापड़ बेल रहा हूँ, और साथ में आप लोगों को भी बेलना है, साथ में है ना। तो चलिए हम इन दोनों छोटे छोटे त्रिभुज में इंटर करते हैं। तो ये वाला छोटा त्रिभुज क्या नाम है, ADB, और इस त्रिभुज का नाम क्या है, PSQ। इन दोनों को हम करेंगे समरूप, और समरूप सिद्ध करने के लिए दो कोण बराबर होना चाहिए। तो पहले हम कहाँ इंटर कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। त्रिभुज ADB व त्रिभुज PSQ में, इसमें जब हम इंटर करें तो दो कोण को करना बराबर। तो एक तो दिखाई दे रहा है D पर यहाँ लंब है, यहाँ पर S पर लंब है, मतलब कोण D बराबर कोण S, क्योंकि प्रत्येक कितना अंश है, 90 अंश। एक कोण बराबर हो गया। और हमको कोण B के बराबर कोण Q दिया होगा कहीं ना कहीं, देखिए तो यहाँ पर दिया क्या, कोण B बराबर कोण Q, शुरू में बोल गया था, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत भुजाएं अनुपातिक और संगत कोण बराबर। तो कोण B के बराबर कोण Q, तो कोण B बराबर कोण Q, और ये हमको दिया है। कितना कोण बराबर हुआ भाई, दो कोण बराबर हो गया, मतलब दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। इसलिए त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज PSQ का। नियम कौन सा लगा है, कोण कोण समरूपता। अब आगे बढ़ते हैं हम, दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गया तो इसके संगत भुजा अनुपातिक होगा। संगत भुजा में हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे AB तो इसमें करेंगे PQ। चलिए आ जाते हैं, AB के बटा में PQ बराबर, इसमें का हम लेंगे AD और इसमें कर लेंगे हम PS। तो ये लीजिए AD के बटा में PS, और इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। लेकिन हमको AD बटा PS के जगह AB बटा PQ नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, BC बटा QR। तो हमको पता है कि यहाँ पर शुरू में ही हमको AB बटा PQ के जगह मिला है BC बटा QR, मतलब जहाँ पर AB बटा PQ है वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, BC बटा QR रख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर हमको मिला है ना AB बटा PQ के जगह क्या मिला है, BC बटा QR, शुरुआत में मिला है। तो जहाँ पर AB बटा PQ है वहाँ पर हम रखेंगे BC बटा QR। चलिए यहाँ पर देते हैं, मान रखने पर समीकरण नंबर 1 से कह सकते हो, या जो दिया है वहां से रखने पर किसका मान रख रहे हैं, देखिए AB बटा PQ के जगह हमने क्या रख दिया, BC बटा QR बराबर में हमको मिला है AD बटा PS, ये हो गया। और इसको दे दीजिए, अब यहां से आप इसका मान रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण नंबर 1 में मिला है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज
PQR का क्षेत्रफल, और इसके बराबर में हमको मिला है BC बटा QR, तो हमने रख दिया BC बटा QR। लेकिन AD बटा PS के जगह हमने अभी क्या प्राप्त किया भाई, AD बटा PS के जगह प्राप्त किया BC बटा QR, तो हमने फिर से लिख दिया BC बटा QR। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि BC बटा QR कितने बार आया है, 2 बार आया है, मतलब हम इसको लिखेंगे BC बटा QR पूरे का वर्ग, और यही हमको करना था सिद्ध। BC बटा QR 2 बार आया, तो BC बटा QR पूरे का वर्ग। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो सिर्फ एक ही बार सिद्ध किया है, अन्य दो भुजाएं तो बचा ही है, तो आपको पेपर में भी सिर्फ एक ही बार सिद्ध करना है, और आगे जो दिया है आपको लिख देना है इसके आगे में इसी प्रकार करके। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार आगे आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है, इसी प्रकार करके आप लिख दीजिएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सिर्फ जो बचा उसको छाप देना है, ABC का क्षेत्रफल बटा PQR का क्षेत्रफल बराबर जो बचा है, इसको छोड़ो क्या क्या बचा है, AB बटा PQ पूरे का वर्ग बराबर AC बटा PR पूरे का वर्ग, और यह भी हमने कर दिया सिद्ध। मतलब ये सोच सकते हैं कि जिस पर लंब डला रहेगा वही वाला भुजा सिद्ध हो गया, है ना। यहाँ पर BC पर लंब डला है और QR पर लंब डला है, तो दोनों सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से ये प्रमेय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बनाइएगा प्रमेय नंबर 7 को। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें से आपको क्वेश्चन कैसे मिल सकता है, उसको थोड़ा समझिएगा। उसमें आपको प्रश्न मिल सकता है यदि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मैं आपको एकदम थोड़ा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको ऑप्शन में भी दे सकता है। 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:16 दिया है। समझिए ये क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो इसके भुजाओं का अनुपात जब पूछेंगे तो चूंकि हमको पता है कि इसका जो भुजाओं का अनुपात होता है ये वर्ग के बराबर होता है ना, तो इसमें हम लिखेंगे AB बटा PQ पूरे का वर्ग लिखेंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना, तो एक जो वर्ग इधर आके क्या बन जाएगा, करनी तो बन जाएगा, तो करनी 25 बटा हो जाएगा 16, और 25 बटा 16 का करनी क्या होगा 5/4। तो इस तरीके से आपको प्रश्न मिल सकता है कि जब क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है तो हम भुजाओं का अनुपात प्राप्त कैसे करेंगे, उसका करनी करके। जब भुजाओं का अनुपात दिया है क्षेत्रफल का निकालना है तो हमको करना पड़ेगा वर्ग। जैसे यही प्रश्न देता भुजाओं का अनुपात 5/4 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो, तो हम इसका करते वर्ग, क्योंकि भुजा का सीधा सीधा हो जाता वर्ग, तो 5/4 पूरे का वर्ग करते हैं, तो 5 का वर्ग 25 हो जाता, 4 का वर्ग 16 हो जाता। सिंपल सी बात, भुजाओं का मान दिया है, क्षेत्रफल निकालना है तो करेंगे वर्ग, क्षेत्रफल का मान दिया है, भुजाओं का मान निकालना है तो करेंगे वर्गमूल। तो क्षेत्रफल से भुजा निकाले तो हमने कर दिया वर्गमूल। तो ऐसा क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दे सकता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला वाला प्रश्नावली में आ जाते हैं हम। थेल्स प्रमेय नंबर 7 के बाद प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7। आप सीधा सीधा आइएगा प्रश्नावली 5 के क्वेश्चन नंबर 7 में, जो इस साल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसमें जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जिसमें हमको बोला गया है एक त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C पर समकोण है। समझिएगा, एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण C पर समकोण है। तो जैसा क्वेश्चन बोला है उसके आधार पर आपको बनाना है चित्र। प्रश्न नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 7 सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए ये मैंने बना दिया एक समकोण त्रिभुज, जिसमें कहाँ पर समकोण बना रहे हैं बोले C पर, ये बन गया C पर समकोण। भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। भुजाओं, चलो A हो गया ये और ये हो गया B। भुजाओं CA व CB, CA पर है D और CA पर है बिंदु D और CB पर है बिंदु E। क्रमशः बोला है, मतलब पहले वाले भुजा के लिए पहला बिंदु आएगा, दूसरे वाले भुजा पर दूसरा बिंदु आएगा। तो इस तरीके से हमको मिल गया कि CA पर बिंदु D है और CB पर बिंदु E है। तो आगे हमको बोला गया है तो सिद्ध कीजिए कि सिद्धे, ये हमको दिया गया है, ठीक है। सिद्धे में हमको बोला गया है AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग, AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस DE का वर्ग।
AB का वर्ग प्लस DE का वर्ग, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए त्रिभुज में सिर्फ यहाँ तक जाके हमको छूटना नहीं है, यहाँ तक जाके हमको छोड़ नहीं देना है, आपको इसको कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान समझिएगा। हमको यहाँ पर जो सिद्ध करना है ना, उन्हीं बिंदुओं को मिलाते हुए चलना है, बस जो दिया है उन्हीं बिंदुओं को मिलाते हुए चलिए। ए से दिया है ई, ए को मिला दीजिए, ए और ए से मिला दिए ई, ए लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बी डी तो बी से मिला दीजिए डी, ए बी और ए डी, ए लीजिए, हो गया। ए बी तो ए से मिला दीजिए बी, तो पहले से मिला हुआ है, मिलाने की आवश्यकता नहीं है। डी से ई को मिला दीजिए, तो ये है डी और ये है ई, तो ये देखिए। तो अब इसके आधार पर जो चित्र मिला वो हमारा फाइनल आकृति। तो इस तरीके से एक चित्र हमको मिल गया। अब इस चित्र में जितना भी आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, सब में लगाना है आपको पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये हमको समकोण त्रिभुज यहाँ पे दे दिया है ना, तो इसके अलावा जितने भी त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा सब में हमको लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज कहाँ शुरू होगा, ए सी बी से। त्रिभुज ए सी बी में क्या लगाएंगे बोला, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है सबको पता होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। चलिए तो इसमें लगा देते हैं, कर्ण कौन है, ए बी, ए बी का वर्ग बराबर लंब है ए सी का वर्ग धन आधार है सी बी का वर्ग, और इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। जितना भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा सबको आपको लगाते देते जाना है समीकरण। तो हमने समीकरण नंबर 1 प्राप्त कर लिया। अब आते हैं दूसरा त्रिभुज ए सी ई, ध्यान दीजिए कौन सा बोल रहा हूं मैं, ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई में अब इसमें लगा देते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसका कर्ण कौन है, ए ई का वर्ग, लंब है ए सी का वर्ग, आधार है सी ई का वर्ग। तो लंब, अच्छा कर्ण है ए ई का वर्ग, लंब है बराबर में ए सी का वर्ग प्लस आधार हो जाएगा सीई का वर्ग, और इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 2। दो त्रिभुज का काम खत्म। अब यहाँ से शुरू करिए, डी सी बी, ये वाला त्रिभुज क्या नाम है, डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी में इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो इसका कर्ण का काम कौन करेगा, डी बी, जिसको हम कहेंगे बी डी, क्योंकि जहाँ पर सिद्ध करें वहाँ पर बी डी है ना, तो डी बी को डी बी ना लिख के हम लिखेंगे बी डी। तो बी डी का वर्ग, ध्यान दीजिए बी डी बोल रहा हूँ, बी डी मत समझ जाना। कई लोग अपने पापा के पास जाएंगे बोलेंगे बाबा बी डी, तो वो वाला बी डी नहीं है भाई, ये कौन है, बी डी वाला बी डी है ना। तो ये हमने आ गया कर्ण का वर्ग मतलब बी डी का वर्ग। तो कर्ण मतलब बी डी का वर्ग, लंब डी सी का वर्ग, डी सी का वर्ग आधार डी बी का, सॉरी सी बी का वर्ग, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। अब इसमें आ जाते हैं, ये छोटे वाला त्रिभुज नाम क्या है, डी सी ई, त्रिभुज डी सी ई, इसमें हमने लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय। चलिए तो इसके आधार काम कौन कर रहा है, डी, सॉरी कर्ण का काम कौन करेगा, डीई। तो चलिए डीई का वर्ग बराबर लंब मतलब डीसी का वर्ग और आधार मतलब सीई, ये हो जाएगा सीई का वर्ग, और इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 4। तो हमने 4 त्रिभुज प्राप्त किया और चारों में बस लगा दिया हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय। अब हम देखते हैं कि इन त्रिभुजों में जो हमको 4 प्रमेय मिला है, 4 समीकरण मिला है, चारों में से ए ही दिया है क्या कहीं पे, तो हम देखते हैं समीकरण नंबर 2 में दिया है। बी डी दिया है क्या कहीं पे, तो हम देखते हैं समीकरण नंबर 3 में दिया है। तो जो ए और बी डी जिन भी समीकरण में रहेगा, मैंने क्रम से लिया, आप तो हो सकते हैं आगे पीछे ले लीजिए तो भी चलेगा। आपको चारों त्रिभुज में इंटर करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, लेकिन क्रम से मैं लिया हूँ। आप यदि क्रम से ना लेके आगे पीछे करके ले लिए तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ए ई वाला कौन से समीकरण में है और बी डी वाला कौन से समीकरण में। ये तो अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये दोनों कौन से समीकरण में है। वो दोनों जिन समीकरणों में रहेगा उन्हीं समीकरणों को जोड़ देना है। मेरे पास 2 और 3 में है तो मैं 2 और 3 को जोड़ दूंगा, आपके पास 1 और 3 में रहेगा तो आप 1 3 को जोड़ देना, 2 4 में है तो 2 4 को जोड़ देंगे। तो मेरे पास जो है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 दोनों को हमने जोड़ दिया। तो लेफ्ट में जुड़ेगा लेफ्ट और राइट में जुड़ेगा राइट। तो चलिए जोड़ते हैं, ये हो जाएगा ए ई का वर्ग प्लस लेफ्ट में जुड़ा तो बी डी का वर्ग बराबर लेफ्ट में लेफ्ट जुड़ गया ना, अब राइट में राइट जोड़िए। चलिए तो ये हो जाएगा ए सी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग, राइट हो गया। अब अगला का राइट क्या है, बी सी का वर्ग प्लस सी बी का वर्ग, डी सी, अरे
ये आ गया हमारे पास ए सी का वर्ग सी ई का वर्ग, ये राइट हैंड आया, इसका राइट हैंड क्या है डी सी का वर्ग प्लस सी बी का वर्ग, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए ये जो हमको चाहिए था वो तो मिल गया, इसको कुछ भी नहीं करना है भाई, ए का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग बराबर। अब ध्यान दीजिए समीकरण नंबर 1 को देखते हैं, ए सी का वर्ग प्लस सी बी का वर्ग, देखिए तो कहीं मिला क्या, ए सी का वर्ग प्लस सी बी का वर्ग, मतलब यहाँ से यहाँ इस टोटल का मान हमको मिलेगा यहाँ से ए बी का वर्ग, तो हमने यहाँ से मान क्या रखा भाई ए बी का वर्ग प्लस, और इसका मान देखते हैं सी ई डी सी, कहीं दिखाई दे रहा है क्या, ये देखिए इसका क्रम अलग अलग है लेकिन बात तो यही है, सी ई का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग, इसका मान हम क्या रख देंगे डी ई का वर्ग प्लस में डी ई का वर्ग। अब देखिए तो कुछ मिला क्या, जो हमको सिद्ध करना था वो मिल गया, तो ये इस तरीके से हमने कर दिया सिद्ध। तो इस तरीके से आपको मैंने क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो बताया, इस तरीके से आप इसको बनाइएगा, और पूरा क्वेश्चन आपको जितना भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको मैं हल कर दिया हूँ। तो इस अध्याय के जितने भी क्वेश्चन हैं इसको मैं हल किया हूँ, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, आपके लिए मैं छोड़ा हूँ।